नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता, अर्थात कौन बन सकता है भारत का नागरिक, इसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या संविधान में इसकी कोई चर्चा की गई है या इसके लिए कोई कानून है। इस सब के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो मैं जिन पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं। नागरिकता का अर्थ एवं महत्व क्या है, नागरिकता के विषय में संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, नागरिकता अधिनियम में कितने संशोधन हुए अभी तक, नागरिकता समाप्ति के लिए भी क्या प्रावधान है संविधान में, और एकल नागरिकता का अर्थ क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूँगा नागरिकता के अर्थ एवं महत्व के बारे में। किसी भी देश में दो प्रकार के नागरिक रहते हैं, एक तो वहाँ के जो नागरिक हैं स्थायी निवासी, और एक होते हैं विदेशी जो कि बाहर से आए हुए हैं। तो जो भारत के या किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं वो वहाँ के संपूर्ण नागरिक कहलाते हैं, और उनके लिए कुछ विशेषाधिकार होते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें देती है या प्रदान करती है, जबकि विदेशियों के लिए कुछ अलग अधिकार होते हैं और देश के नागरिकों के लिए अलग अधिकार होते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, नागरिकता का अर्थ एवं महत्व। अन्य देशों की तरह भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक एवं विदेशी। भारतीय नागरिकों को सभी सिविल राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को नहीं होते। संविधान भारतीय नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कराता है। जैसे आर्टिकल 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मतलब इस प्रकार का अगर व्यवहार किसी भी भारतीय के साथ हो रहा है कि उसके साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव किया जा रहा है, तो वह उसके विरुद्ध उसको एक अधिकार प्राप्त है कि वो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील दायर कर सकता है और कंप्लेन कर सकता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं ये उसके तहत आते हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार। आर्टिकल 19 के तहत संघ, संचरण, निवास व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारतीय नागरिक जो है वो कहीं पे भी निवास कर सकता है, पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, कोई भी अपने संघ बना सकता है। इस प्रकार के अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है, जबकि ऐसे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। और आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। भारतीय नागरिक वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, मतलब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए वह मतदान करने के लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार की और भी, जैसे कि संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए वह एलिजिबल है, योग्य है भारतीय नागरिक। लेकिन विदेशियों के लिए ये अधिकार नहीं है। भारत में जैसे सार्वजनिक पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज, महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, इनकी योग्यता रखने के लिए भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं, जबकि ऐसे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह जो भारत के नागरिक जो जन्म के आधार पर नागरिक हैं अथवा जिन्होंने प्राकृतिक रूप से यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन इन्होंने नागरिकता ग्रहण की है, वह भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। परंतु अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो बाय बर्थ होगा, जो वहाँ पे जन्मा है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। तो ये अमेरिका के और भारत के नागरिकता के विषय में ये एक विशेष अंतर है, जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस प्रकार कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का भी सुनिश्चित किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा और कर भुगतान करना, ये कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब नागरिकता के विषय में संविधान में क्या प्रावधान है। दो प्रकार से नागरिकता मैंने बताई। एक तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत कैसी नागरिकता ली जा सकती है,
दूसरा है कि संविधान के द्वारा कोई नागरिकता के लिए कानून बनाया गया है कि नहीं। जैसा मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि बाद में बनाया गया था, स्वतंत्रता के बाद। तो पहले स्वतंत्रता के समय पे नागरिकता के लिए क्या प्रावधान थे और जब कानून बन गया उसके बाद क्या प्रावधान हुए, इसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो नागरिकता के विषय में संवैधानिक क्या प्रावधान है, तो संविधान के भाग 2, इसको नोट कर लेना, संविधान के भाग 2, ये क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल हैं उनमें नागरिकता के बारे में विवरण दिया हुआ है, किस प्रकार से नागरिकता अर्जित की जाती है, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। 26 जनवरी 1950 क्या है, इस समय हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से ही नागरिकता के कानूनों का या उन अनुच्छेदों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 क्या है। संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे, जो उनके वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, वो ये 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करते हो, जो मैं शर्त अभी बता रहा हूँ। पहली शर्त ये है कि वो भारत में जन्मा हो या उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी यह है कि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ये पहली शर्त हो गई कि उसका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी शर्त ये हुई उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म लिया हो या भारत का निवासी हो। तीसरी शर्त ये है कि संविधान लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1950 से पूर्व 5 वर्ष से वह भारत में रह रहा हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है आर्टिकल 5 के तहत। दूसरा है अनुच्छेद 6 अर्थात आर्टिकल 6। इसमें क्या प्रावधान है, पाकिस्तान से जो भारत आए थे व्यक्ति, उनकी नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है। तो इसमें क्या है, जो व्यक्ति अविभाजित भारत मतलब आज़ादी से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान या भारत एक ही हुआ करते थे, उससे पहले उनके माता पिता, उनके या दादा दादी जो अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, विभाजन के बाद जो पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान के से वापस भारत में आए, तो वह व्यक्ति कैसे नागरिकता ले सकते हैं। तो इसके लिए 2 शर्तें हैं। उनमें से पहली शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, वह कब बन सकता है, जब वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हुआ हो और सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अगर वही कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर भारत में आया है, तो उसे भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व 6 माह तक भारत में निवास किया होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 6 कहता है। इसमें 2 शर्तें जो मैंने बताई, अगर वो 2 शर्तें पूरी करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 7 और 6 में क्या डिफरेंस है। उसमें क्या है, जो पाकिस्तान से वापस आए, और इसमें क्या है, जो पहले पाकिस्तान चले गए हों उसके बाद पुनः भारत वापस लौट आए हों। तो जो एक तिथि निश्चित की गई थी, वो तिथि है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और उसके बाद पुनः भारत वापस लौट आए। तो उनके लिए भी यही प्रावधान है कि रजिस्ट्रेशन पत्र के बाद वह 6 माह तक भारत में रह रहे होने चाहिए, तो वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 8 मतलब आर्टिकल नंबर 8, भारतीय मूल के भारत के बाहर रह रहे लोगों के लिए प्रावधान। अर्थात स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो कि विदेशों में रह करके स्वतंत्रता के लिए कुछ आंदोलन चला रहे थे, लेकिन वो पैदा कहाँ हुए थे, भारत में। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो भारत में पैदा हुए थे परंतु वो विदेशों में रह करके कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो स्वतंत्रता में सहायक थे, तो इस प्रकार के व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन के तहत भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये 4 आर्टिकल हो गए भारत के नागरिक बनने के विषय में। अर्थात इनको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति
पाकिस्तान से भारत आया हो, आर्टिकल 6 हो गया। आर्टिकल 7, जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो 1 मार्च 1947 के बाद और उसके बाद पुनः भारत वापस आ गया हो, ये आर्टिकल 7 हो गया। आर्टिकल 8 हो गया, जो भारतीय मूल का हो परंतु देश के बाहर रह रहा हो। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले जैसा कि हेडिंग में लिखा है, शेयर एंड सब्सक्राइब hanu@study, ये मेरा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक भी है और उसने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है नागरिकता बने रहना। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति ने एक बार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसकी नागरिकता छीन ले या मतलब उसे नागरिकता से वंचित कर दे। इसके लिए कुछ प्रावधान है, जब तक कि वह देशद्रोही हरकतें ना करे, अर्थात अपने राष्ट्र में समाज विरोध के कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि समाज में विद्रोह फैले। इस प्रकार की अगर कोई व्यक्ति हरकतें करता है तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 11, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित अर्थात नागरिकता प्राप्त करने, नागरिकता समाप्त करने से और भी सभी विषयों से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। ये संसद को अधिकार है आर्टिकल 11 के तहत। तो इससे आगे जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955, ये भी आर्टिकल 11 के तहत ही बनाया गया है। तो ये बनाया था 1955 में। तो वो मैंने पहले बता दिए संविधान के तहत किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, क्या प्रावधान थे नागरिकता के लिए संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अभी बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। इसके आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर, चौथा है प्राकृतिक रूप से और पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि या क्षेत्र विस्तार के आधार पर। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा जन्म के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तथा 1 जुलाई 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 या 1987 के बाद वह भारत में जन्म लिया है तो उसे एक शर्त का पालन करना होगा। उसके जन्म के बाद उसके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। इससे पहले क्या प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी रहे हों। लेकिन अभी ये प्रावधान बदल गया। वह 1 जुलाई 1987 के बाद या 1 जुलाई 1987 को पैदा होने वाला व्यक्ति तभी भारत का नागरिक बन सकता है जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी हो। अभी अगले पे बात करते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति, अर्थात वही जो भारतीय मूल का है लेकिन बाहर रह रहा है, वो बाहर अगर उनके बच्चे पैदा हुए हैं तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। परंतु वंश के आधार पर वह नागरिक तभी बन सकता है जब उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो। लेकिन 3 दिसंबर 2004 को एक प्रावधान आया या संशोधन हुआ इसी कानून में। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बाहर जन्मा है वो वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कुछ शर्त हैं। वो शर्त क्या हैं? जैसे कि बाहर जन्म हुआ उसका और जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर उसने
हिंदुस्तानी या भारतीय कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता, या 1 साल के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करा गया है तो भारतीय सरकार की अनुमति से वह रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इस प्रकार वह भारत का नागरिक बन सकता है। 10 दिसंबर 1992 के बाद के जो बच्चे बाहर जन्मे तो उसमें ये भी प्रावधान जोड़ दिया गया क्या कि माता अथवा पिता कोई भी एक भारत में रह रहा हो तो वह उनके आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट में क्लियरिटी आ गई होगी आपको। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 से पहले बाहर जन्मे व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसके पिता भारत के नागरिक हों, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति वह अपनी माता अथवा पिता किसी एक के रहने पर भी भारत का नागरिक बन सकता है। इसके बाद आता है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के लिए क्या प्रावधान है? केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी न हो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वह अविभाजित भारत के बाहर जो अविभाजित भारत है, जब अविभाजित भारत के पहले से वो कहीं बाहर देश में रह रहा है तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद भारतीय नागरिक से विवाह किया हो या भारतीय पुरुष से विवाह किया हो और इसके साथ ही वह 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो इस बेस पर वह पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आता है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या प्रावधान किए गए हैं मैं बताना चाहूँगा। वह ऐसे देश से संबंधित ना हो जिस देश में भारतीय नागरिक को प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की किसी सेवा में हो और वह उसने नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान हो। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए उसे। ठीक है, तो कितने पॉइंट मैंने बता दिए। एक तो संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए, भारत में रह रहा हो या किसी सेवा में हो, उसके आवेदन से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहा होना चाहिए, ये 2 शर्त हो गई। और किसी ऐसे देश से संबंधित ना हो जहाँ पर भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह हमारे संविधान के प्रति सम्मान रखा होना चाहिए। ये पॉइंट हो गए। इन सबको भारत सरकार भूल सकती है अगर कोई व्यक्ति दर्शन में, कला, साहित्य और विज्ञान में विशेष ज्ञान रखता है तो उसको भारतीय सरकार नागरिकता दे सकती है, परंतु उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद जैसा मैंने बताया था क्षेत्र विस्तार के आधार पर, अर्थात जैसे भारत सरकार ने किसी दूसरे क्षेत्र को या किसी दूसरे राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाया है तो उस प्रकार के जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसा कि पांडिचेरी को जब भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया और गोवा को, हैदराबाद को, इनको जब भारत ने अपने में समाहित किया तो वहाँ के रह रहे लोगों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त करवा दी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता समाप्ति के लिए क्या प्रावधान है। तो नागरिकता प्राप्त होने के लिए 1955 के आधार पर क्या क्या प्रोविज़न थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ नागरिकता तुम्हारी समाप्त कैसे की जा सकती है। अगर नागरिकता समाप्ति के लिए 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला है अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर देना।
अर्थात कोई भी नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का है वह ऐसी घोषणा कर दे कि मैं भारत की नागरिकता को त्यागता हूँ, तो इस प्रकार उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी या छिन जाएगी। परंतु यह स्थिति तब नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो वह उसके इस प्रकार के पंजीकरण को साइड में रख सकता है और उस पर बाद में विचार करने के लिए रख सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तो सेम जो पॉइंट मैंने आर्टिकल 9 में बताया था वही पॉइंट है इसमें। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, परंतु यह स्थिति तब लागू नहीं होती जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तीसरा है, गवर्नमेंट तुम्हें भारत सरकार वंचित कर देगी, मतलब तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, संविधान के प्रति अनिष्ठा जताई, अर्थात ऐसे व्यक्ति या ऐसे नागरिक जो हमारे संविधान के प्रति अनिष्ठा हों, मतलब जो संविधान का सम्मान न करते हों, कानून को न मानते हों, विद्रोही हों, इस प्रकार के लोगों की नागरिकता का त्याग कर सकती है। युद्ध के दौरान शत्रु को कोई राष्ट्र विरोधी सूचना देनी, मतलब जैसे कि कोई वॉर चल रहा है, इंडिया चाइना वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और हमारे देश का कोई भी नागरिक विदेशी सेना से या विदेशी राजनीति में जा कर के मिल गया और हमारे राष्ट्र विरोधी कुछ सूचनाएं उधर साझा कर दी, तो इस प्रकार के नागरिक की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से लगातार रह रहा है तो इस प्रकार के व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये नागरिकता समाप्ति के विषय में जितने भी प्रावधान थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि नागरिकता से संबंधित कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं, एकल नागरिकता तथा अधिनियम में संशोधन, मतलब एकल नागरिकता क्या होती है और हमारे नागरिकता अधिनियम संशोधन में माफ़ करना, नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। भारतीय संविधान संघीय है, संघीय मतलब एक यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ है। हमारा जो संविधान है, तो हमारा जो देश है वो राज्यों के संघ को मिलाकर बना है, और इसमें दोहरी राज्य पद्धति है, मतलब यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो दोहरी है, एक केंद्र सरकार की अलग है और राज्य सरकार की अलग है, परंतु यहाँ पे नागरिकता एक ही है, मतलब राज्य में रहने वाले कोई भी व्यक्ति वह राज्यों का निवासी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राज्य का नागरिक है और भारत का नागरिक है। तो वो राज्य का निवासी, लेकिन उसको कहे जाएगा भारत का नागरिक। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, एकल व्यवस्था, एकल नागरिकता। जबकि अर्थात राज्यों की ओर से राष्ट्र की नागरिकता अलग अलग नहीं है, जैसा कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। अर्थात अमेरिका में जैसे कि 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स, तो अमेरिका में जो नागरिक हैं उनको राष्ट्र की नागरिकता अलग से और राज्य की नागरिकता अलग से प्राप्त होती है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, वहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग होती है और राष्ट्र की नागरिकता अलग होती है। वहाँ के नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, एक तो राज्य के अधिकार और एक होता है राष्ट्र के जो अधिकार है। ये जो दोहरी नागरिकता है, इससे क्या होता है कि एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे राज्य की नागरिकता है जिसके पास, तो राज्य वहाँ के लिए प्रावधान कर सकता है कि किसी भी व्यवसाय के लिए या किसी भी नौकरी में जाने के लिए या कोई भी कार्य शुरू करने के लिए वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्रिविलेज घोषित कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि कोई भी राज्य का नागरिक हो, किसी भी राज्य में कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है और कोई भी कार्य कहीं पे भी जाके शुरू कर सकता है, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। ये भारत की एक एकता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और मैं बात करना चाहूँगा संशोधन अधिनियमों की, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है।
जो कि इस प्रकार है 1986 में, 1992 में, 2003 2003 और 2005 2005 और 2015 और एक 2019 जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, जिसमें कि CAA NRC और ये सब का जो विवाद चला था, जो अभी कानून बन गया CAA वगैरह। तो ये अभी तक 6 संशोधन हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको नागरिकता के विषय में लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उम्मीद करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।